जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश साहू स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एनसीसी वे पर। दोस्तों, एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट 2 मतलब मैंने एनसीसी भर्ती परीक्षा का पार्ट 1 क्लास अपलोड कर चुका है। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिलेगा, वो क्लास मिलेगा। तो प्लीज़ एक बार जाके उस क्लास को देखिएगा। और ये उसका टेस्ट 2 है, तो मतलब दूसरा क्लास है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एनसीसी वेब चैनल पे। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, अगर आप लोग गवर्नमेंट पतलेश्वर कॉलेज मस्तूरी से एनसीसी लेना चाहते हो तो फाइनली उसका रिटर्न टेस्ट का डेट आ चुका है, जो 1 सितंबर 2022 को होगा। तो बहुत बहुत स्वागत रहेगा आपका अगर आप लोग पतलेश्वर कॉलेज से एनसीसी करना चाहते हैं। तो हमने भी वहीं से एनसीसी किया है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, सबसे पहले आप लोग को मैं कुछ डेट्स बताऊंगा जो जनरली एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाता है। जैसे कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को, ध्यान रखना है। उसके बाद है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, ये पूछा जाता है। तो ये 4 दिसंबर को, ध्यान रखना। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को। उसके बाद पूछा जाता है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है बोलेंगे तो 8 अक्टूबर। तो यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सा, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को, उसके बाद भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है तो 4 दिसंबर को, उसके बाद भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है तो 8 अक्टूबर को। अब यहाँ से और किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से सुनना। तो भारत के वर्तमान तीनों सेना प्रमुख के नाम लिखिए, ये पूछा जाता है। तो इस पर मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्लास का लिंक डालूंगा, उसको एक बार आप लोग जाके ज़रूर देखना। तो वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद बनता है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, ध्यान रखना। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखना है और आपको याद रखना है। और जो चीज़ आपको याद नहीं होता उसको क्या करना है, आपको नोट करते जाना है। उसके बाद है एनसीसी के महानिदेशक किस रैंक के होते हैं। प्रश्न है एनसीसी के महानिदेशक किस रैंक के होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डेफिनेटली आपके क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स है उसमें आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं, ध्यान रखना। किस रैंक के होते हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल। और अगर आप लोग एनसीसी ले लेते हो उसके बाद जो आपका एनसीसी ए सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एनसीसी के महानिदेशक किस रैंक के होते हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता ये बनता है कि एनसीसी के महानिदेशक कौन है, मतलब वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक कौन है पूछेंगे तो वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल, ध्यान रखना। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ये है एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक। उसके बाद प्रश्न है भारत में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं। भारत में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं, तो 17 निदेशालय है, ध्यान रखेंगे और याद रखना है आपको। भारत में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं, तो 17। उसके बाद प्रश्न है एनसीसी के उद्देश्य क्या हैं। तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका, क्योंकि आप लोग एनसीसी लेने जाते हो तो पूछ दिया जाता है कि एनसीसी के उद्देश्य क्या हैं या फिर एनसीसी के उद्देश्य लिखिए। तो ध्यान से सुनना और इसको चाहो तो अगर एक बार में याद नहीं होता तो आपको क्या करना है, अपने कॉपी में नोट डाउन करना है और 2-3 बार पढ़ना है, फिर याद हो जाएगा। तो एनसीसी के उद्देश्य क्या क्या हैं, पढ़ते हैं। देश के युवाओं में चरित्र, साहचर्य, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता, रोमांच, स्पोर्ट्समैनशिप तथा निस्वार्थ सेवा भाव का संचार करना। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, देश के युवाओं में चरित्र, साहचर्य, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता, रोमांच, स्पोर्ट्समैनशिप तथा निस्वार्थ सेवा भाव का संचार करना। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखोगे, संगठित, प्रशिक्षित व प्रेरित युवाओं का एक मानव संसाधन तैयार करना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना व देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना, ये दूसरा पॉइंट लिखोगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, सशस्त्र सेना में जीविका अर्थात करियर बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने हेतु उचित वातावरण प्रदान करना। और ये सारा चीज़ आपको कब समझ आएगा, जब आप लोग एनसीसी में इंटर हो जाओगे। तो यहाँ से आपको पहले याद करना है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम देना है आपको। तो एनसीसी के उद्देश्य क्या है बोलेंगे तो ये 3 पॉइंट में आपको लिखना है। उसके बाद प्रश्न है एनसीसी का आदर्श वाक्य या फिर इसी को बोला जाता है एनसीसी का ध्येय सूत्र क्या है पूछेंगे।
तो आपको लिखना है एकता और अनुशासन। और एनसीसी का मोटो लिखिए बोलेंगे तो भी यही लिखना है आपको। और इसी को इंग्लिश में लिखिए बोलेंगे, मतलब इंग्लिश में पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो ये होता है एनसीसी का आदर्श वाक्य या फिर एनसीसी का ध्येय सूत्र, ध्यान रखना। उसके बाद किसकी अध्यक्षता में सरकार ने सन 1946 में एनसीसी समिति गठित की थी, और एनसीसी कब गठित की थी ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में अपना बताया था, जस्ट पार्ट 1 वाले में। तो उसको अगर आप लोग नहीं देखे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी है, उसको आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे प्रश्न ये है, किसकी अध्यक्षता में सरकार ने सन 1946 में एनसीसी समिति गठित की थी, तो कौन थे, तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू, ध्यान रखना नाम, ये आपके आगे चल के भी काम आएगा। तो किसकी अध्यक्षता में सरकार ने सन 1946 में एनसीसी समिति गठित की थी, तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू। उसके बाद प्रश्न पढ़ते हैं, किस वर्ष संसद के द्वारा एनसीसी एक्ट पारित किया गया है। देखो यहाँ पे मैंने यही क्वेश्चन अभी जिक्र किया और यहाँ पे भी है। तो किस वर्ष संसद के द्वारा एनसीसी एक्ट पारित किया गया, तो सन 1948, ध्यान रखना। उसके बाद राष्ट्रीय कैडेट कोर का झंडा कितने रंगों से मिलकर बना हुआ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कैडेट कोर का झंडा कितने रंगों से मिलकर बना हुआ है, तो इसका मैंने सेपरेट वीडियो बहुत अच्छे तरीके से, एक बार पढ़ोगे तो पूरा सारा चीज़ इसके बारे में लिखोगे। एनसीसी का जो फ्लैग होता है उसके बारे में A to Z आपको जानकारी चाहिए, तो इस पे मैंने वीडियो बनाया है और वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, तो उसको एक बार ज़रूर देखना, ठीक है। सारा डिटेल आपको समझ आ जाएगा। अगर इसी बीच में अगर मैं इसके झंडे के बारे में, मतलब एनसीसी फ्लैग के बारे में इसी क्लास में बताना चालू करता तो ये क्लास काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने क्या किया, उसका जो सेपरेट वीडियो बनाया है उसका इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डालूंगा, आपको एक बार ज़रूर देखना है, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, इजी टाइप्स के, जो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता, जो इजी सा क्वेश्चंस होता है। तो आइए देखते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपके एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट में। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हाल ही में हुआ है, टाटा आईपीएल 2022 के विजेता कौन है, ये पूछा जाता है। या फिर टाटा आईपीएल 2022 के विजेता कौन है, ये पूछेंगे। तो क्या कौन है आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो गुजरात टाइटंस। और अब ये नहीं बोलना है कि आप लोग क्रिकेट नहीं देखते हैं तो ये चीज़ें याद नहीं करना है, तो ये तो जनरल नॉलेज आपको याद करना पड़ेगा, कोई सा भी एग्ज़ाम दिलाओ ये याद होनी चाहिए आपको। तो टाटा आईपीएल 2022 के विजेता कौन है, तो गुजरात टाइटंस। और उप विजेता कौन रहे हैं, मतलब फाइनल कौन कौन खेले थे, तो राजस्थान रॉयल और गुजरात टाइटंस ने फाइनल खेला था, तो गुजरात टाइटंस ने मैच जीता था। तो ये विजेता और ये उप विजेता, ठीक है। इसी के साथ दूसरा पॉइंट और क्या है याद रखना है आपको, कि जो टाटा आईपीएल 2022 चला वो कौन सा संस्करण था, आईपीएल का कौन सा सीज़न था, तो वो था 15वां सीज़न, ध्यान रखना। उसके बाद भारतीय मूल के महिला खिलाड़ी मिताली राज किस खेल से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं जिस टाइम एनसीसी में था, कैंप गया था, तो हम लोग जो क्विज कंपटीशन होते हैं इसमें ये प्रश्न पूछा गया था। भारतीय मूल के महिला खिलाड़ी मिताली राज किस खेल से संबंधित है, तो ये इंडियन क्रिकेट, मतलब क्रिकेट खेलती हैं भारत के लिए, ये याद रखना है। उसके बाद मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने क्या बोला था वीडियो के बीच में, बोला था आप लोग को कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, और रिसेंट में जो चीज़ हाईलाइटेड है वही चीज़ आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। तो मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो भारोत्तोलन। और सिर्फ भारोत्तोलन अगर ऑप्शनल वाला रहता है तो भारोत्तोलन लिखा रहता है, तो बहुत से कैंडिडेट यहीं पे फंसते हैं, उसको याद होता है कि वेट लिफ्टिंग है, लेकिन इसको हिंदी में वो ये बोलते हैं, ये बहुत से कैंडिडेट को नहीं पता होता है, तो ध्यान रखना। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो भारोत्तोलन। उसके बाद नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, देखो जितने भी हाईलाइटेड पर्सन्स हैं उस सबका मैंने एक एक क्वेश्चन उठाया है, तो इसीलिए बोलता हूँ क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, न सिर्फ आपके एनसीसी एग्ज़ाम के लिए, अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक से। उसके बाद बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखा। बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है, अगर आप लोग को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और पता नहीं है तो सर्च करके बताना, क्योंकि अगर आप लोग उस पर मेहनत करते हो, इस प्रश्न का आंसर सर्च करते हो, उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखते हो, तो ये लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर एनसीसी वे चैनल। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की किस राज्य में स्थित है, देखो ये भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है।
विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है, ध्यान रखना। और इसकी ऊंचाई भी पूछा जा सकता है आपको, इसकी ऊंचाई भी पूछा जा सकता है, तो आपको एक बार पढ़ के जाना है इसके बारे में अच्छे से। उसके बाद भारतीय रक्षा अकादमी एनडीए जिसको बोलते हैं कहाँ स्थित है? पूछा जाता है भारतीय रक्षा अकादमी एनडीए कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला पुणे में है। उसके बाद है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो चीन है, और इसका जनसंख्या वो लगभग 144 करोड़ है, ये ध्यान रखना। उसके बाद 100 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? और मैंने जब बेस्ट कैडेट के लिए जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें मैं गया था तो यही पूछा गया था, तो हम लोगों ने क्या लिखा था? सिर्फ गवर्नर का। 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो गवर्नर का। इतना लिखे थे तो इसको कर दिए थे गलत। आपको क्या लिखना है? आरबीआई के गवर्नर का, यही पूरा लिखना है, ठीक है। 100 रुपये के नोट में किसका हस्ताक्षर रहता है? तो आरबीआई के गवर्नर का, ये ध्यान रखना। उसके बाद भारत के 5 धर्मों के नाम लिखिए। पूछा गया है यहाँ पे भारत के 5 धर्मों के नाम लिखिए। तो हिंदू आते हैं, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन, ये क्या है? भारत के 5 धर्म। उसके बाद भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, पूछा गया है। भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आप लोग 9 से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़ें, तो एक बार पूछते ही हैं, ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाता है। उसके बाद कैंसर बीमारी किन कारणों से होती है? आपके हेल्थ एंड हाइजीन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कैंसर बीमारी किन कारणों से होती है? तो तंबाकू गुटखा के सेवन से, धुआं प्रदूषण से, शराब सिगरेट का अधिक सेवन करने से, और गर्भ निरोधक गोलियों का अधिक प्रयोग करने से, नमक और शक्कर का अधिक सेवन करने से, एक्सरे विकिरण से। तो ये आपको ऐसा चीज़ है, अगर आप लोग एक बार पढ़ते हो तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको याद नहीं होता तो आप 1 से 2 बार पढ़िए, आपको याद करना है। आप लोग स्टूडेंट हो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। फिर देखते हैं प्रदूषण का प्रकार लिखिए, या फिर ये पूछ दिया जाता है प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिखना है कौन कौन सा। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। इसके बाद प्रश्न बनता है एड्स होने का मुख्य कारण लिखिए, या फिर एड्स होने का मुख्य कारण क्या है, ये पूछा जाता है। और एड्स का पूरा नाम क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो एड्स का पूरा नाम क्या है पूछेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये होता है एड्स का पूरा नाम। और एड्स होने का मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो असुरक्षित यौन संबंध से, एचआईवी संक्रमित रक्त लेने से, एचआईवी संक्रमित माता द्वारा शिशु पैदा करने से, एचआईवी संक्रमित सुई लेने से, एचआईवी संक्रमित ब्लेड से दाढ़ी बनाने से। तो ये एड्स होने का मुख्य कारण है। और यहाँ पे एक नया चीज़ आता है फिर से, एचआईवी। अब एचआईवी का पूरा नाम भी पूछ दिया जाता है आपको, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदान से क्या फ़ायदे हैं? 5 पॉइंट में लिखे। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके वे से। रक्तदान के क्या फ़ायदे हैं? 5 पॉइंट में लिखिए, पूछ दिया जाता है। तो रक्तदान से शरीर में नई एनर्जी आती है, ध्यान रखना। रक्तदान से शरीर में नई एनर्जी आती है। इससे आयरन की मात्रा बैलेंस रहता है। रक्तदान से किसी की जान बचाई जा सकती है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद इससे लीवर से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलती है। रक्तदान से वजन नियंत्रित रहता है। इससे हार्ट अटैक खतरा कम हो जाता है। तो रक्तदान से क्या फ़ायदा है? 5 पॉइंट में लिखिए, 3 पॉइंट में लिखिए, पूछेंगे तो आपको ये एक सिरे से लिखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ गया आपके। तो 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए, पूछेंगे तो कौन कौन सा है? प्राकृतिक भूकंप है, चक्रवात है, बाढ़ आना, सुनामी आना, सूखा। ये क्या है? ये प्राकृतिक है, ये मानवकृत नहीं है। इसको ये मानव के ऊपर ये कंट्रोल नहीं होता, ये सब क्या है? नेचुरल। तो 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए, पूछेंगे तो लिखना है आपको भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी या सूखा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न है मानव निर्मित आपदाओं के नाम लिखिए, पूछा जाता है। यहाँ पे तो था प्राकृतिक आपदाओं के नाम, यहाँ पे है मानव निर्मित आपदाओं के नाम। तो बम विस्फोट मानव के द्वारा किया जाता है, युद्ध भी मानव के द्वारा किया जाता है, आतंकवाद भी मानव के द्वारा किया जाता है। तो एक क्वेश्चन से आपको दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है ये भी इमेजिन करना है,
और इसका आंसर ये है तो उसका आंसर क्या है, ये भी आपको इमेजिनेशन करने का पावर आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है फुल फॉर्म्स लिखिए, तो यहाँ पे मैंने छोटा सा बनाया है, सिर्फ 5 पॉइंट में लिख पूछा है फुल फॉर्म्स। तो सबसे पहले है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का पूरा नाम क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। फिर पूछा गया है NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और इसको आपको किस वे से याद करना है, NSG का पूरा नाम क्या होता है, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और इसी पे एक मूवी आया था अभी हाल ही में, कौन सा मूवी आया था, तो मूवी का नाम था मेजर, याद रखना उससे NSG, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आप लोगों ने मूवी देखा होगा मेजर मूवी, वहाँ से याद रखना। IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IIT क्या है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, देखो मैंने अभी बताया था HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और यहाँ पे एड्स भी ऐड कर सकते हो, एड्स का क्या नाम है, मतलब फुल फॉर्म लिखिए करके पूछ दिया जाता है। उसके बाद और किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, तो वर्तमान तीनों सेना प्रमुख के नाम लिखो। इसके आंसर के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, वहाँ पे बहुत से मैंने वीडियोस का लिंक डाला है, उसको आपको एक बार जाके देखना है। बाद अपने बारे में लिखिए, कभी कभी ये भी बोल दिया जाता है कि अपने बारे में लिखिए, तो अब आपको क्या लिखना है, अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ें लिखना है। तो आपको ये नहीं लिखना है अपने बारे में लिखिए बोलेंगे तो कि सर मैं PUBG खेलता हूँ, या फिर खेलती हूँ, या फ्री फायर खेलता हूँ, खेलती हूँ, ये नहीं लिखना है आपको। अपने बारे में लिखिए बोला है, मतलब आप लोग यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें लिखेंगे अपने बारे में, जैसे सर मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं रनिंग करने जाता हूँ, मैं नेशनल खेला हूँ, या फिर अदर एक्टिविटी में मैं आगे रहता हूँ। ऐसा चीज़ों को लिखोगे तो चेक करने वाला क्या समझेगा, आप लोगों में एबिलिटी अच्छी है, तो आपको NCC में रखने का चांस बढ़ जाता है। तो यहाँ अगर ऐसा पूछा जाता है कि अपने बारे में लिखें करके, तो 5 से 6 पॉइंट में अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ें लिखना है। उसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज का क्लास होता है कंप्लीट। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि आपके माइंड में NCC को लेकर कुछ कुछ सवाल आ रहे होंगे कि NCC क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, कैंप क्या होता है, परेड क्या होती है, या फिर NCC में जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो क्या है, कैसा है, ये चीज़ें आपको नहीं पता। तो आपको क्या करना है, चैनल में जाना है NCC वे चैनल में, और इसमें बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आपको एक बार देखना है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको बताया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।